बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन ग्राम सदर पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 5वीं बार खिताब किया, जो कि एक सदर के लिए एजाज़ की बात थी कि उन्होंने मुसलसल 5 साल खिताब किया। लेकिन इन 5 सालों में पाकिस्तान की आवाम, खिताब तो उनके होते रहे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या होता रहा। एक तरफ उनका मिनिस्टर जो है वाटर एंड पावर का, वो ऐलान करता है कि जी पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी, और वेरी नेक्स्ट डे जो होता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग शदीद हो जाती है। आजकल जो सूरत हाल इस वक्त जो है, शहरों में कोई तकरीबन 15 घंटे, 12 से 15 घंटे, और देहात में जो है 19 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। पाकिस्तान में ये सूरत हाल क्यों आई? इसमें एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि उन्होंने 3000 मेगावाट जो है पूरे जो बिजली पैदा की है, इजाफा किया है इन 5 सालों में, और दूसरी तरफ मुल्क की सूरत हाल ये है कि तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होती जा रही है। खिताब के बाद अब पाकिस्तान की सियासी जमातों के एजेंडे क्या होंगे? सदर पाकिस्तान का जो खिताब था उस क्या वो रवायती खिताब था, या उसके बाद अगले आने वाले साल में जो इलेक्शन का उन्होंने ऐलान किया है उस इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, और इसका मुस्तकबिल पर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे? इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सैयद निहाल हाशमी साहब हैं, सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, और मोहम्मद अली जाफरी साहब हैं, मरकजी रहनुमा है APML के, पाकिस्तान आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, खुसूसन डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कि जी आप तशरीफ लाए। सबसे पहले ये कि सदर पाकिस्तान का जो खिताब है, आपने पाकिस्तान से बाहर थे लेकिन आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि उनके खिताब के बाद जो पाकिस्तान में सिनेरियो डेवलप हुआ है, कुछ इत्तेहादी जमातों ने उनके खिताब से पहले जो है अलहदगी का, बाइकाट का ऐलान किया, लेकिन कुछ इत्तेहादी जमातों ने, यानी कि उसके बाद वो फिर वापस आई पार्लियामेंट में। पहली दफ़ा लगा कि मुस्लिम लीग नवाज ने भी फ्रेंडली अपोजिशन का जो एक इमेज था उसको तोड़ा है, बाइकाट किया, और उसके बाद वॉकआउट भी किया। क्या देखते हैं कि असम्बली के जो कार्रवाई थी उस दिन की, और उसके बाद सदर पाकिस्तान का खिताब था, उसके बाद क्या आप क्या कहेंगे इसमें? मैं समझता हूँ खिताब उनका इर्रेलेवेंट जी, पाकिस्तान की सियासत से उस खिताब का कोई ताल्लुक नहीं। जो उन्होंने मजीद वादे किए, उन्होंने एनर्जी सेक्टर पर बात की, उन्होंने ये बात की कि जनाब GDP की ग्रोथ सिर्फ 4% होगी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो लोगों को पता था। ये एक सेरेमोनियल सा खिताब था जिसके अंदर जो उन्होंने किया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, हमारे प्रोग्राम के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इसके कि वो मजीद उस बात पर मोहर लग गई कि ये हुकूमत और ये पार्लियामेंट बिल्कुल बेअसर है, ये अलूफ हैं, इनको अंदाजा नहीं है कि माशरे का हाल क्या है, इनको गुर्बत का, मसाइल का अंदाजा नहीं है। क्यों? ये इसको वजन कर रहे हैं, सुनो ना, इसको वजन कर रहे हैं। अंदाजा क्यों नहीं है? अंदाजा इस वजह से नहीं है कि जिन महलात में रहते हैं और जो इनकी नीयत है, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा इशू तो यही था ना कि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी वाला इशू, NRO का इशू, NRO के अंदर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फांसे रखा, उसके बाद अब इम्यूनिटी का इशू है, उसके अंदर इन्होंने फांसा हुआ है। तो ये इनकी कोई नीयत नहीं थी अवाम के मसाइल हल करने के लिए। मुझे अब यकीन होता चला जा रहा है कि ये लूटमार की सियासत थी, ये लूटमार करने आए थे, और मौजूदा हुकूमतें और मौजूदा पार्लियामेंट का असल काम यही है कि छुपाओ, लूटो और फूटो। निहाल हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे कि पहली दफा आप लोगों ने जो बाइकाट किया, इजलास का एहतजाज भी किया, और उस एहतजाज के दौरान कुछ बदमज़गी भी हुई कि पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कोई मुस्लिम लीग नवाज की एक सीनियर खातून जो पार्लियामेंटेरियन है उनसे बदतमीजी भी की। क्या समझते हैं कि इस तरह के रवैये, अगर एहतजाज, खिताब उनका हक है तो एहतजाज अपोजिशन का हक है, तो क्यों रोका गया? क्या एहतजाज के बाद अब आगे की क्या लायामल होगा मुस्लिम लीग नवाज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, मुझे नहीं मालूम कि तकरीर जो थी वो कोई पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत कर रहा था या कौन कर रहा था। देखिए, जब पाकिस्तानी सरबराह मुमलिकत तकरीर करता है तो ये जो फंक्शनरीज हैं सरकारी, वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ओहदेदार, ये अवाम की अमानत इनके पास है, ट्रस्ट। और ट्रस्ट में ना सिर्फ ये है कि आप उसके माल और ज़र, जानो माल की हिफाजत करें, बल्कि उसकी जो मुस्तकबिल है, उसकी जो तालीम है, तरक्की है, उसकी जो लूटी हुई चीज़ें हैं, उन सब की भी हिफाजत करना, और उसकी निगहबानी करना, और उसके इशारे बताना, और गाइडलाइन देना कौम को। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई काबिज, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई काबिज फौज होती, ये मफतूहा मुल्क होता, तो शायद वो मफतूहा जो काबिज सदर है वो भी इससे अच्छी तकरीर करता, और वो बताता कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, वो बताता कि क्या क्या खराबियां हुकूमत के अंदर शामिल है।
मगर हमने देखा जिस तरह से जबान लड़खड़ाई हुई थी और जिस तरह से उनके बॉडी लैंग्वेजेस था, तो अब ऐसे खिताब को सुनने से बेहतर है कि अवाम की तर्जुमानी करते हुए हमने ये कहा कि रकम वापस लाओ, पाकिस्तानी दौलत वापस करो, लूटी हुई माल वापस करो। और ये हमारा बुनियादी हक है, क्योंकि बुनियादी चीजें अवाम टैक्स देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। देखिए आप अमेरिका जो इतना जदीद मुल्क है, बड़ा दौलतमंद मुल्क है, उसके भी सदर मुमलिकत अगर कोई एक पाई भी उसे इस्तेमाल करना होता है, उसे रेफर करना होता है बिल की सूरत में कांग्रेस में और सेनेट में, और जब तक उनकी ऐवान नुमाइंदगान और अपर हाउस उसे क्लियर ना करे, वो एक पाई भी नहीं इस्तेमाल कर सकता है। हमारे यहाँ खा वो ऐवान सदर हो, वजीर आजम हाउस हो, वो गवर्नर हाउस हो, सीएम हाउस हो, वज़रा हो, सरकारी एहलकार हो, जिस लेवल पे आप चले जाएं, गाड़ियों का बेदरेज इस्तेमाल होता है, पेट्रोल्स का बेदरेज इस्तेमाल होता है, उनकी शाहाना अखराजात होती हैं। दूसरी तरफ कोई फ्यूचरिस्टिक बातें नहीं की गई। फ्यूचरिस्टिक बात होनी चाहिए कि हम अगले 5 साल में कहाँ होंगे, और जिनकी तंबीह करनी चाहिए थे, जिनको तनकीद बनाना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि यूसुफ रजा गिलानी एक जिस तरह आम लोग देखते हैं, अब चरियों की तरह एक आदमी रोड पे बातें करता है, वो इस तरह से बातें कर रहे हैं, तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया हुए अदालतों के खिलाफ। एक समझदार आदमी आइन की पासदारी करेगा, पामाली नहीं करेगा। तो उसको वो कहते हैं कि अनक्वालिफाइड एप्रिसिएशन। फिर आपने इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है, तो आप जब बरतानिया में जाएं हाउस ऑफ कॉमन में, तो वहां पे खिताब करें, अमेरिकन कांग्रेस में जाके खिताब करें, यूएन सेक्रेटरी जनरल के सामने करें। ऑडियंस यहाँ पे सारी की सारी जो है पाकिस्तानी बैठे हुए थे, टेलीविजन पे हम सुन रहे थे, पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान के अवाम सुन रहे थे, चंद सफारती नुमाइंदों, जबकि पार्लियामेंट के अंदर ट्रांसलेटर और ट्रांसलेशन की बहुत ज्यादा सहूलियतें मुयस्सर है। तो ये शायद ये मैसेज अमेरिका को दे रहे हों, और उन्होंने कहा कि जनाब चाइना और अमेरिका रिलेशन को डिस्कस किया। चाइना तो वैसे ही उन्होंने डाल दिया, असल में अमेरिकन रिलेशन को डिस्कस करना था। असल में उन्होंने अपने तकरीर में ये बताना था कि हम नेटो की सप्लाई को खोलने जा रहे हैं। यस, ठीक। मोहम्मद अली जाफरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान का जो खिताब था, आप उसको कैसे देखते हैं, और फ्यूचर क्या एजेंडा होगा आपकी पार्टी का? सदर पाकिस्तान का खिताब ऐसा था कि कोई लिख के दे दे, वो आदमी आगे पढ़ दे। ये तो बड़ा आसान सी बात है ना, आपको जो मर्जी आप कह दे। असल तो यह है कि अवाम के मसाइल जो हल ही नहीं हुए, सही जैसे कि पहले हुए थे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, और जैसे कि अब उसके बाद के मसाइल उनका तस्करा ही नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। लेकिन तस्करा करके भी क्या करते हो, वादे, सर मेरी बात बता, तस्करा करके भी क्या करते हो, तस्करा करते वादे तो होते ही रहते, जो कभी उनका तो पूरा करना कोई जरूरी तो नहीं है। तो वादे पहले भी लोगों ने किए, दूसरी हुकूमतें आई उन्होंने भी वादे किए, इन्होंने अच्छा किया जो बहुत ज्यादा वादे नहीं किए, तो कम से कम एक गुनाह उनका कम हुआ कि वादे करके उन्होंने पूरा नहीं किए। तो ये तो लिख के ले आए, जो मर्जी कहना था कह दिया, चले गए, क्योंकि एक उन्होंने खाना पूरी करनी थी वो कर दी। असल इनकी बात से मैं एक बात से एग्री हुआ हूं कि उन्होंने इंग्लिश में क्यों किया, वरना हकीकत ये है इससे पहले भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने क्या कर लिया अवाम के लिए, कोई अवाम के लिए बहबूद ऐसा काम नहीं हुआ जिसको हम कारनामे के तौर पे पेश कर सकें। ये हुआ अवाम के लिए, नौकरियां मिली, अवाम को खाने को मिला, अवाम के लिए जनाब मुल्क की पाकिस्तान की दुनिया भर में इज्जत हुई, ये कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे इजाजत, सवाल ये है कि गवर्नमेंट बुरी है इसमें ये आप सवाल कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं, मुझे हैरत हो रही है आप सवाल कर रहे हैं। मुझे हाँ या ना में बताइए, गवर्नमेंट बैड गवर्नेंस है, हर तरह से सब कुछ है, इसके जिम्मेदार भी तो मुशर्रफ साहब थे ना। क्यों मुशर्रफ साहब क्यों थे भाई? मुशर्रफ साहब ने तो एनआरओ के जरिए इनको लेके आए ना। देखो यार, एनआरओ के जरिए तो अवाम ने वोट दे के लेके आए उनको, के वास्ते जमहूरियत का नाम लेने वालों, ना मैं जिस जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, जमहूरियत का नाम लेने वालों, वोट पे यकीन रखो। वोट पे मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने एनआरओ से ये लोग आए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पूरी अवाम को मालूम था कि ये एनआरओ पे आए और इलेक्शन लड़ रहे, फिर भी अवाम ने वोट दे दिया, तो इसका मतलब अवाम को एनआरओ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कभी कभी आप मुशर्रफ साहब की पार्टी में बड़े करीब हैं, अगर आप इजाजत दें, अगर जाफरी साहब मुशर्रफ के पार्टी में है तो मैं पूछना चाहूंगा मुशर्रफ की पार्टी कौन सी है? मुशर्रफ यार आपको अब तक नहीं पता? नहीं, तो प्लीज जाके कुछ एजुकेशन में अपने आप इजाफा कीजिए। मैं आज इजाफा कर देता हूँ, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। क्या इलेक्शन कमीशन में जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग रजिस्टर किस ओहदे से हैं वो, क्या ओहदा क्या उनका? जरूरी नहीं, वो हमारे लीडर हैं यार। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ओहदा क्या है उनका ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग? वही इज आवर लीडर,
लीडर वो होता है जो ऑफिस होल्ड करता है। क्या ऑफिस नहीं, कागज पे जो लिखा पूरी होती है आप उसको कहते हैं। कागज की बात छोड़ें, हमारे दिलों की बात करें। जवाब देने इलेक्शन कमीशन से अगर आप मुझे जवाब देना, लीडर वो होता है जो लोगों के दिलों पे हो, कागज पे ना हो। कागज पे तो ज़रदारी साहब भी है, कागज पे असल तो ये जो लोगों के दिलों में। कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन है आपकी, उसमें आप लोगों के दिलों पे जाइए, जहाँ जिसको खाने को मिल रहा था, मिसयूज कर रहे हैं, जिसको खाने को मिल रहा था, अवाम उनको इंतजार कर रहे हैं। अलवी साहब, ये कानूनी बहस है। देखिए, मैं कहता हूं कि मुशर्रफ साहब और मुशर्रफ साहब की पार्टी के हवाले से अगर इस बहस के अंदर आप पढ़ते हैं कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़े अच्छे काम करके गए, तो मैं ये जानता हूं कि अवाम भी इस बात को महसूस करते हैं और जानते हैं। और पिछले 4-5 साल हमारी सारी पार्टियों के ये गुजरे हैं कि मुशर्रफ साहब की वजह से पाकिस्तान वॉर ऑफ टेरर के अंदर फंसा और पाकिस्तान को जिस तरह से एनस्लेव किया गया और लोगों को बेचा गया और जो टेररिज्म हमने इंपोर्ट किया है लाल मस्जिद और इन सब चीजों की वजह से, तो वो बिल्कुल एक अलग बहस हो जाएगी। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जनाब इस गुफ्तगू को इररिलेवेंट नहीं बनाया। मैं समझता हूं एक चीज आती है, मैं एक चीज अब उसी से पूछता हूँ कि एजेंडा तो जो हमारे यहाँ मुल्क में जो इस वक्त सियासी सूरत चल रही है, जिस तरह के केसेस, एक तरफ मेमो स्कैंडल है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत का केस है। आज वज़ीर आज़म ने जो कल किया है कि उन्होंने उस जो बेंच है उस पर एतराज दाखिल करवा दिए। अब क्या समझते हैं कि अब एतराजात पे चलता रहेगी कहानी? इन्होंने अपना टेन्योर पूरा करना, कुछ करना चाहते हैं या इन्होंने अपना टेन्योर पूरा करना है और इन्होंने वो खत नहीं लिख कर देना, इन्होंने सारी लूटी हुई दौलत के ऊपर इन्होंने पर्दा डालना है पूरा, चाहे कभी किसी बहाने से, कभी एनआरओ के बहाने से, जो मुशर्रफ साहब का और इन लोगों का हमारे ऊपर एक जुल्म था कि जिसके अंदर कौम का टोटल फोकस 2-3 साल इसी बात पर रहा कि इन चोरों को कैसे छोड़ दिया जाए, कैसे सारे लोग, सारे टीवी चैनल्स, हर शख्स इसके पीछे पड़ा रहा अंटिल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और पार्लियामेंट में भी ये मामला लेकर नहीं आए फिर, क्योंकि इतना खराब वो बिल था जिसकी वजह से हमारी खराबी भी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनका जो एजेंडा है ना, उस एतबार से इनकी कोई कंसर्न नहीं है कि क्या करना। इन्होंने लूटी हुई दौलत, पुरानी लूटी हुई दौलत पर पर्दा डालना है, नई लूटी हुई दौलत के लिए रास्ते तलाश करने हैं और आपको मालूम है फिर खोल दिया गया। आप यानी मैं सवाल ये करता हूं अपनी आवाम के साथ कि जनाब जो व्हाइटनिंग थी ना पैसे की, यानी चोरी करो, लूटमार करो और सफेद करो, वो फिर खोल दिया गया कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें और 3-4 महीने आप इन्वेस्ट करें तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये पैसे कहां से है, किसका पैसा है यार, ये पैसा तो मेरा है ना, तो इसको कैसे एग्जेम्पशन मिलता है? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, बीइंग एडवोकेट, आप मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने जो एतराज़ात बेंच पर किए हैं, ये क्या तौहीन अदालत से बढ़ के कोई जुर्म नहीं है क्या? देखिए, बीइंग एन एडवोकेट मैं ये समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द हाउस है, ठीक है, और आइन हाउस से, पार्लियामेंट से, हर चीज से बाला था, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट जो अमीन है हमारे आइन का, जी, उसे इसको फॉलो करना चाहिए और उसे पता है कि 248 के अलावा भी और भी बहुत सारे शिके हैं। उन शिकों में सुप्रीम कोर्ट की जो शिक है 190 से शुरू हो जाती है, 230 तक जा रही है जी। इसी आइन ने उसे दिया है और कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं। और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे आर्टिकल 2A, वो आर्टिकल 2 एक बड़ा क्लियर है कि हमारा जो आइन है ये दुनिया के दीगर मुमालिक के आइन से बहुत ज्यादा मुनफरिद है। मैं जानता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि मिस्र के जामिल अजहर के जो शेख हैं उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 किताब मुझे बहुत ज्यादा मुकद्दस है मेरे लिए, एक कुरान मजीद फुरकान हमीद, एक अहादीस नबवी और एक पाकिस्तान का आइन। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आइन ने कहा है कि कोई भी चीज कुरान और सुन्ना से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। कुरान और सुन्ना किसी भी सदर, किसी भी चपरासी, किसी भी वजीर आजम, किसी भी जज, जर्नल या सियासतदान को एग्जाम नहीं करता। अगर वो जुर्म करता है तो उससे एग्जाम नहीं किया सकता। दूसरी बात, इन्होंने खुलम खुला बगावत की है, इन्होंने खुलम खुला ललकारा है पाकिस्तान के आइन को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, पाकिस्तान के आइन को ललकारा है, अपने उस चीज का नाजायज इस्तेमाल किया और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक तसादुम की तरफ आए और सारे इदारे बर्बाद हो जाएं। और इनका माजी भी ये है, देखिए 71 में भी इन्होंने ऐसे ही कुछ किया था। मैं एक चीज पूछ रहा हूं यहाँ बात में, क्या जो काम वजीर आजम कर रहे हैं ये कोई आम आदमी कर सकता है? आप बताएं, अगर वजीर आजम ये कर रहे हैं तो क्या करेगा? कल को सिपाही भी करेगा, एक चपरासी भी करेगा। नहीं, वो तो टांग दिया जाएगा। नहीं कर सकता। नहीं, अब ये मैं आपको बता दूं, कोई भी आइन से बालातर नहीं है। अब